नरेंद्र मोदी की पार्टी हर चुनाव से पहले सीटों को कैटेगरी में बांटती है। ए कैटेगरी वाली सीट, बी, सी, डी कैटेगरी वाली सीट। ए कैटेगरी यानी कि वो सीटें जिस पर जीत तय है। बी कैटेगरी मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन वाली सीट। सी और डी कैटेगरी यानी पार्टी के लिए कमजोर सीट। ऑल इंडिया सर्वे के बाद बीजेपी ने लोकसभा की 225 सीटों को ए कैटेगरी में रखा है, यानी कि मोदी को यहां सर्टेन जीत नजर आ रही है। ए और बी कैटेगरी को मिलाकर बात की जाए तो कुल 397 सीटें हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 400 सीटों का टारगेट अचीवेबल नजर आ रहा है। एंटी मोदी मोर्चे ने 28 पार्टियों को मिलाकर इंडिया अलायंस बना तो लिया, लेकिन राहुल गांधी रास्ता कहां भटक गए। 28 पार्टियां मिलकर भी एक अकेले मोदी को चैलेंज क्यों नहीं दे पा रही हैं? हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा सर्वे जिसे देखने से पहले मोदी विरोधी अपनी सीट बेल्ट अभी से बांध लें। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान 2024 के चुनाव में सीधा फॉर्मूला चलेगा या कुछ ऐसा होने वाला है कि सियासत का श्योर एंड सर्टेन फॉर्मूला बदल जाएगा। हिंदुस्तान के 100 करोड़ वोटर में से 80 करोड़ वोटर हिंदू हैं और 100 करोड़ वोटर में से 55 करोड़ वोटर हिंदी बोलते हैं। 55 करोड़ में से 44 करोड़ वोटर की मातृभाषा हिंदी है और 11 करोड़ वोटर दूसरी भाषा के तौर पर हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोलने वाले हिंदू वोटर 43 करोड़ से ज्यादा हैं। हिंदू और हिंदी नरेंद्र मोदी के दो सबसे बड़े मैग्नेट हैं। हिंदू वोट का पहला प्रेफरेंस मोदी हैं और हिंदी भाषी राज्यों का सर्वे करके देखें तो वहां भी मैंडेट मोदी को ही मिलता है। क्या नरेंद्र मोदी इन दोनों मैग्नेट को तोड़ के राहुल गांधी का इंडिया अलायंस मोदी को कमजोर कर देगा? क्या नरेंद्र मोदी की स्ट्रॉन्ग पिच पर मोदी को हराना मुमकिन है? तमिलनाडु के उदयनिधि स्टालिन, बिहार के चंद्रशेखर सिंह और यूपी के स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता नरेंद्र मोदी को हराने के लिए पिच तैयार कर रहे हैं या मोदी इसी को बेस बनाकर 24 का चुनाव प्रचंड बहुमत से जीत लेंगे? लोकतंत्र में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिंदू और हिंदी के नंबर क्या कहते हैं। देश के 28 राज्यों में से 9 राज्यों में हिंदी मुख्य भाषा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में करीब 90% लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी लिखते हैं और यहां हिंदी में ही सरकारी कामकाज होता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी 85% से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। इन 9 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लोकसभा की 225 सीटें हैं। महाराष्ट्र 48 सीट, गुजरात 26 सीट, पंजाब 13 सीट, पश्चिम बंगाल 42 सीट, ओडिशा 21 सीट, गोवा 2 सीट, असम 14 सीट और जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 सीटों को मिलाकर लोकसभा की 172 सीटें हैं। इन राज्यों में भी लोग हिंदी समझते हैं, हिंदी में कारोबार होता है। हां, यहां हिंदी लिखने का चलन थोड़ा कम है। गैर हिंदी भाषी राज्यों में रहने वाले हिंदुओं को अलग करके चलें तो भी अकेले हिंदी बोलने वाले राज्यों में ही हिंदुओं के पास इतने नंबर हैं कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पूरा ये जो विपक्ष का अलायंस हुआ है, इसका जो असली मकसद है ये भारत का हिंदुत्व को वीक करना और सनातन का खिलाफ काम करना। इसीलिए अगली जो लोकसभा चुनाव होगा ये सिविलाइजेशनल का फाइट होगा, सभ्यता का फाइट होगा और हमारा भारत का लोग सनातन को सुरक्षित रखेगा। आपको लगता होगा कि हिंदू और हिंदी के पास इतना बड़ा नंबर होने के बाद भी धड़ाधड़ अटैक क्यों हो रहे हैं? पहला गोला हिंदू को टारगेट करके दक्षिण से चलाया गया।
சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். उदयनिधि स्टालिन के बाद 2 गोले और दागे गए। இதற்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. So Hindu religion is a biggest menace not only to India, now it is a menace to the entire world. तमिलनाडु से फायरिंग शुरू हुई तो कवर फायरिंग देने का काम बिहार और उत्तर प्रदेश से किया गया। बिहार सरकार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी के कोटे से शिक्षा मंत्री बने चंद्रशेखर सिंह ने सीधे सीधे हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म ग्रंथ रामचरितमानस को टारगेट किया और बाबा तुलसीदास के रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बता दिया। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे? इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर रहेगी। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिहवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया कोई रखा, हमको इस बात का दुख। अब मोहन भागवत की 2 बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ, आप लोग यूट्यूब पर मिल भी जाएगा उनका भाषण में। अगर आपको दिक्कत है तो मैं दे दूंगा। फर्क कहां है? गोदान के पात्र नहीं बदले जाएंगे अगर उनकी जातियां नहीं बदली जाएगी, गटर में उतरने वालों की जातियां अगर नहीं बदली जाएगी, तब तक इस भारत भूमि पर आरक्षण और जातीय गणना की जरूरत पड़ती है। चंद्रशेखर सिंह ने कोई पहली बार रामचरितमानस पर अटैक नहीं किया, वो सीरियल ऑफेंडर हैं। चंद्रशेखर को सपोर्ट देने के लिए यूपी में सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य आगे आते रहते हैं। सब बकवास की बातें। शिक्षा विभाग में देश भर में इतनी ज्यादा बहाली नहीं निकाली गई, नौकरी नहीं दिया गया, उस पर तो चर्चा नहीं हो रही मेन स्ट्रीम मीडिया में या नेशनल मीडिया में। क्यों नहीं हो रहा? और सारे शिक्षक जो है अब स्कूल जाने लगे हैं, अब इस पे भी चर्चा नहीं हो रही है। तो इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि नकारात्मक बातों पर। और अलग अलग प्रवचन देने के लिए भाई लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, जब सबों को शिक्षा मिलेगा तो वो खुद ही तय कर लेंगे कि भाई किसके लिए क्या गलत है क्या सही है। INDIA ने बम्बई की बैठक के बाद, पहली और दूसरी बैठक के बाद ये तय कर लिया, एजेंडा बना लिया कि सनातन हिंदुओं को समाप्त करना है। ये ठेका पहले स्टालिन के कुनमा को दिया गया, अब लालू यादव और नीतीश कुमार कैसे पीछा होते? इनके कुनमा ने तो कह दिया कि ये धार्मिक पुस्तक रामायण साइनाइड है, साइनाइड को जीभ पर लेने से लोग मर जाते हैं, इसीलिए आप ये कह रहे हैं क्योंकि आपने हिंदुओं को जात में बांट करके वोट की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन भूले नहीं, अगर ये हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, हिंदू जग चुके हैं, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। पहले स्टालिन ने शुरू किया खत्म करने का, अब लालू यादव नीतीश कुमार ने किया। धर्म पर अटैक हुआ, हिंदुओं ने सह लिया। इसके बाद भाषा पर अटैक किया गया, इस बार भी गोला दक्षिण से ही फेंका गया। स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर घनघोर आपत्तिजनक बयान दिया। पहले अमित शाह का मूल बयान देखिए, फिर उदयनिधि स्टालिन का बयान दिखाते हैं। हमारी सभी भारतीय भाषाएं और बोलियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिन्हें हमें एक साथ लेकर चलना है। हिंदी की किसी भी भारतीय भाषा से न कभी स्पर्धा थी और न कभी हो सकती है। हमारी सभी भाषाओं को सशक्त करने से ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। मुझे विश्वास है कि हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं को सशक्त बनाने का माध्यम बनेगी। अमित शाह का ये बयान हिंदी दिवस पर आया।
गृहमंत्री के पास ही देश का राजभाषा विभाग होता है। 14 सितंबर को गृहमंत्री का ऐसा बयान आता ही आता है, पहले भी आया है, आगे भी आएगा। अमित शाह ने तोड़ने वाली नहीं जोड़ने वाली बात कही, हिंदुस्तान की सभी भाषाओं को सशक्त बनाने की बात कही। लेकिन उदयनिधि स्टालिन भड़क गए कि अमित शाह ने दूसरी भारतीय भाषाओं को स्थानीय भाषा क्यों कहा। उदयनिधि स्टालिन का कहना है कि हिंदी भारत को जोड़ने वाली भाषा नहीं है, हिंदी भारतीय भाषाओं को सशक्त नहीं करती, हिंदी 4-5 राज्यों में ही बोली जाती है और अमित शाह हिंदी को देश पर थोपने की साजिश कर रहे हैं। How can Hindi be a united force? See, there are 29 states in the country and only 7 states speak Hindi. 22 states speak other languages. Right from West Bengal, Assam, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Maharashtra, Gujarat, Punjab, every state speak their own language. Who is speaking Hindi? Only Hindi belt, which has 7 states who are speaking Hindi. How can it be a uniting force of the country? How was the country united? पहले सनातन हिंदू धर्म का विरोध, फिर हिंदी का विरोध। स्टालिन की पार्टी डीएमके अपने एजेंडे पर चल रही है। सनातन और हिंदी विरोध डीएमके की नींव में है। पेरियारवादी पार्टी दिखावे के लिए कभी कभी इस एजेंडे पर पर्दा डाल देती है, फिर चुनाव आते ही एजेंडा दिखाने लगती है। हिंदू और हिंदी विरोध से स्टालिन का कुछ नहीं जाता, लेकिन राहुल गांधी का घाटा ही घाटा है। दक्षिण के 5 राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना में लोकसभा की 130 सीटें हैं। कांग्रेस अगर डीएमके के जरिए यहां हिंदी और हिंदू विरोध के वोट की फसल काटना चाहती है तो उसे उत्तर, मध्य, पश्चिम और पूर्वी भारत की 413 सीटों पर होने वाले घाटे का भी हिसाब लगाकर रखना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।